This is Ravi Jha. I'm a practicing advocate in Allahabad High Court as well as the founder of विधि शास्त्रम और आप सभी का स्वागत है आपके परिवार विधि शास्त्र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सप्ताह मेरी एक कोशिश होती है कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं लेकर आऊँ एज ए पैनलिस्ट के रूप में जिसके पास एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्टीज़ हो, नॉलेज हो और उस नॉलेज को आपके साथ शेयर किया जा सके। और आज इसी चर्चा के रूप में शामिल है हमारे साथ दिव्या चुग। अगर मैं आपको दिव्या चुग के बारे में बताऊं तो शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनकी जो पढ़ाई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ दिव्या, तो आपने अपनी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से कंप्लीट की। आफ्टर दैट यू हैव डन योर LLB फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इन द फील्ड ऑफ लॉ और ओवरऑल डिस्टिंक्शन के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आज भी दिन याद है जब दिव्या आपको IPR में गोल्ड मेडल मिला था इन द इंस्टीट्यूट ऑफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ILI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और अक्सर मैं मजाक में कहता था कि पूरा का पूरा जो सोना है ना, ये दोनों बेटियां जो हैं, दिव्या और उनकी जो बहन है, पूरा इकट्ठा कर रही हैं और शायद इनको दहेज में सोना देना भी ना पड़े क्योंकि LLB में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, IPR में भी गोल्ड मेडल मिला। और आपकी जो बहन है राशि चुग, उन्होंने भी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में ऑलरेडी शी हैज़ ऑल्सो क्वाइट द गोल्ड मेडल। और मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द राशि चुग को भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जा सके। तो दिव्या, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आज का जो मेरा टॉपिक आपके साथ है वो ये है कि अगर हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपका एक बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। लाइक मिनिमम आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया हो। आफ्टर दैट आप एक LLB या BLLB कोर्स में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे जो भी आपका समय है 3 साल का या 5 साल का, वो आपका एक्सपेंड होता है। एंड आफ्टर दैट आपकी एक लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है। उसके बाद आप किसी ना किसी हाई कोर्ट की मेंबरशिप लेते हैं, बट उसके पहले you have to enroll yourself in the particular state bar council because India have 29 states, तो it is up to you। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का है तो सिर्फ वो दिल्ली में नोट कराएगा, वो चाहे तो वो यूपी में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में कहीं भी नोट करा सकता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट वो व्यक्ति क्या करता है, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की मेंबरशिप ले लेता है। क्योंकि दिव्या, हमें ये पता है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो आपके फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट से काउंट नहीं होता है, बल्कि डेट ऑफ उस बार से नोट काउंट होता है जहाँ पे एज एन एडवोकेट आपने नोट किया है। तो दिव्या, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कनाडा में प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, हालांकि अभी पिछले 2-3 दिनों के दौर को देखें तो जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि US ने जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे रह रहे थे, उनको सैनिक विमान में डाला और उनको उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में डिपोर्ट किया। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति इलीगली तरीके से कहीं भी इंटर करेगा तो उसका एग्जिट भी होगा। बट हर चीज़ को इंटर करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, चैनल होता है। तो दिव्या, आई जस्ट वांटेड टू नो कि जब आपका इनरोलमेंट, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ इंडिया से ही थी, तो आखिर आपने कब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कनाडा शिफ्ट होना है या मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है? और उसके बाद हम एक एक करके इसकी डिटेल में जानकारी जाएंगे कि व्हाट वुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया और द क्वालिफिकेशन टू डू प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ कनाडा। तो दिव्या बताइए कि आपके मन में ये विचार पहली बार कब आया? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ दिव्या, हमारी आपकी मुलाकात शायद 2012 में हुई थी ILI में, और 2012 से लगभग डायरेक्ट टच में है, बट 3-4 साल, 5-6 साल तक कभी ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं कि हाँ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा। तो ये विचार कब आया? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे आपने मतलब कहा कि नहीं यार, मुझे इंडिया छोड़ के कनाडा में शिफ्ट होना है? बिकॉज आपने शायद PR परमानेंट रेजिडेंस के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिव्या, दिव्या, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। Going back to the question. Hello, am I audible now? Yes, Divya, you are audible now. Okay. So मैं ये कह रही, first of all, thank you so much for a lovely introduction. यार रवि, हम लोग लास्ट, यस यू आर राइट, 2012 में ILI की कॉन्वोकेशन के टाइम पे हम लोग लास्ट मिले थे अपने साथ। ILI में PG डिप्लोमा की IPR में, दोज वर लिटरली लवली डेज। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मतलब मैंने यहाँ पर एक्चुअली आई वाज प्रैक्टिसिंग लॉ हियर, क्रिमिनल लॉ में मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। देन आई गॉट मैरिड, फिर मैं हरियाणा शिफ्ट हुई, एंड आफ्टर दैट मतलब कनाडा जाने का एज सच कुछ बहुत सॉलिड रीज़न नहीं था। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती थी।
बिकॉज़ मेरे लिए ये था कि ठीक है, आप इंडिया में तो लॉ चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, जो मेरा हमेशा से एक करियर, ड्रीम करियर हुआ करता था, वो चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना था इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और कंट्री में लाइक कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसी कोई बहुत लंबी-चौड़ी प्लानिंग नहीं थी मेरी। ओके। बट मैंने कनाडा चूज़ किया क्योंकि वहाँ पर पीआर मिल रही थी ईज़िली एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो मैंने मतलब लॉ के साथ ही जाने का पहले सोचा कि वहाँ पे मैं एलएलएम कर लूँ, तो क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं पता थे कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। और मेन फ़ोकस सिर्फ़ परमानेंट रेज़िडेंस का था वहाँ। बट देन आई गॉट टू नो कि वहाँ एलएलएम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ऑलरेडी एलएलएम यहाँ हो चुकी थी, मुझे दोबारा नहीं करना। वहाँ पर एक सेट प्रोसीजर है फॉर इंटरनेशनली ट्रेन्ड लॉयर्स के लिए, ओके। जो भी कनाडा से बाहर हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कोई भी कंट्री से अगर वो लॉ कर रहे हैं, कॉमन लॉ में या सिविल लॉ में लॉ करी हुई है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री का, ओके। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है एंड देयर इज़ अ सेट पाथवे। ओके। तो ये चीज़ें मैंने बहुत रिसर्च की यूट्यूब से और वेबसाइट गूगल से, तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ वहाँ पर भी हम बिना एलएलबी, बिना एलएलएम किए प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इंडियन एजुकेशन के बेसिस पर। बेसिस पे। दैट मीन्स दिव्या, यस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कनाडा का रेजिडेंट नहीं है, वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट है, दैट पर्सन ऑलरेडी हैज़ डन देयर एलएलबी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, डिस्पाइट ऑफ दैट दैट व्यक्ति इज एलिजिबल टू डू प्रैक्टिस इन दी कंट्री ऑफ कनाडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप यही कहना चाह रही हैं कि यस, उसके लिए आपको एज पर द कैनेडियन लॉ आपको एलएलबी या बीएलएलबी वॉट एवर कोर्स इज रनिंग देयर, वहाँ पे आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इंडिया की जो डिग्री है उसी के बेसिस पे आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक इट्स ऑलराइट। हेलो, हाँ दिव्या, आपकी आवाज़ आ आवाज़ आ रही रही है है ना जी। मेरी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सिर्फ इंडिया नहीं, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया से बाहर, अगर कॉमन लॉ में हमने स्टडी करी हुई है, तो इसका एक प्रोसीजर है ओके। जिसके बेसिस पर हम अपनी एजुकेशन को वहाँ पर इक्विवेलेंसी क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया में लॉ करी है, तो ओके। इंडियन लॉ की मेरी एलएलबी डिग्री की वहाँ पर कितनी वैल्यू है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे इंडियन लॉ में पढ़ाई करी, लाइक जी। आईपीसी हो गया, पहले जो आईपीसी था, सीआरपीसी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो लॉ स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो लॉयर्स हैं, तो उनको पता होगा ये सारे सिर्फ इंडियन लॉ के रिस्पेक्ट में लॉज हैं, राइट? बट अगर हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के अपने लॉज हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, व्हाटएवर। तो ओके। वहाँ के लिए अब हम कनाडा की अगर बात करें तो उधर के हमें कैनेडियन लॉ की स्टडी करनी पड़ती है, ओके। बिकॉज आप देखिए अगर कोई स्टूडेंट है जो वहीं पर एलएलबी कर रहा है, वो वहीं के लॉस पढ़े हुए हैं उसने, बट हम जैसे जो यहाँ मतलब कनाडा से बाहर लॉ करके वहाँ जाने की सोच रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि पहले तो हम वहाँ पर एनसीए एक बॉडी है, ओके। नेशनल एक्रेडिटेशन, नेशनल कमिटी ऑन एक्रेडिटेशन, ओके, ये क्या होता है दिव्या? एनसीए। इट्स अ बॉडी एक्चुअली, जो भी फॉरेन ट्रेन लॉयर्स होते हैं, जैसे मैं जब गई थी, ओके। तो जिन्होंने कनाडा में लॉ नहीं करी हुई है, उनकी डिग्री को वो इवैल्यूएट करते हैं और वो हमें बताती है ये बॉडी कि भाई आपने इतने सब्जेक्ट्स तो पास करे हैं, लेकिन ये कुछ कैनेडियन सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ओके। सब्जेक्ट्स हैं, जिसको अगर आप क्लियर करोगे तो आप उस स्टूडेंट के इक्विवेलेंट हो जाओगे जो ऑलरेडी वहाँ पर स्टडी करी है, जिसने ओके। जो कोर कैनेडियन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कैनेडियन क्रिमिनल लॉ, ऐसे करके 5 to 8 और कई कई केसेस में 11-12 सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ओके। तो जब हम अपने ट्रांसक्रिप्ट्स, अपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स इसको एनसीए को सेंड करते हैं, तो फिर ये इवैल्यूएट करते हैं कि हमें कितने कैनेडियन लॉ के सब्जेक्ट्स देने, ओके। एग्जाम्स देने हैं। ओके, तो दिव्या यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि दिव्या ने जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है, लाइक यू हैव डन योर 12th, यू हैव डन योर एलएलबी, पीजी एंड डिप्लोमा एंड अदर दैट, और उसी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होता है जो ये बताता है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितने पेपर देने हैं। और दिव्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके केस में आपको मिनिमम 5 पेपर्स देने के लिए अथॉराइज किया गया था, लेकिन
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पीजी नहीं है, या उस व्यक्ति का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम है, या उसकी सब्जेक्ट को लेकर पकड़ थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे केसेस में वो सब्जेक्ट की संख्या 5 से बढ़कर 8 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। सही कहा दिव्या मैंने? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट रवि। जी। जो हमने एलएलबी में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आई एम श्योर ऑल ओवर इंडिया वो सिमिलर सब्जेक्ट्स ही होते बिल्कुल। हैं। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत हियर एंड देयर होता है डिफरेंस, बाकी सिमिलर ही होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स के अलावा, जैसे मैंने तो एलएलएम भी की हुई थी, तो मैंने उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट एनसीए को सेंड की थी। तो मुझे 5 एग्जाम्स मिले थे। मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले कि पूछो आप, मैं बता देती हूँ कौन बिल्कुल। कौन से एग्जाम्स मुझे मिले जी थे। जी। मुझे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करना था, ओके। कैनेडियन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके। का एक सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर एथिक्स का एथिक्स है, प्रोफेशनल एग्जाम होता एथिक्स। है, और जी। एडवोकेट्स का कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट। सो इट्स सिमिलर टू दैट। देन फाउंडेशंस ऑफ कैनेडियन लॉ, एंड ओके। देन इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने बता दिया, राइट? राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाउंडेशन, और एक फाउंड, और आई थिंक 5 हो गए, राइट? हो गए हो गए। अच्छा, तो दिव्या ये बताओ कि आमतौर पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या अदर प्रोसीजर लॉ की बात करते हैं, तो इंडिया में चलो व्हेन वी सी दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आर्टिकल्स का जिक्र होता है, सेक्शंस का जिक्र होता है। तो अगर हम कैनेडियन कोड सब्जेक्ट्स को देखें, तो क्या वहाँ पे भी जो नंबरिंग होती है वो आर्टिकल या सेक्शन के आधार पे होती है, कि वहाँ पे कुछ और नाम उनका दिया गया है? वहां पर भी ये सेम ही होता है, मतलब ऐसा आर्टिकल और कुछ सेक्शन ही डिफरेंस चलते हैं नहीं वहाँ पे है। भी? यस, वहां पर भी सेक्शंस चलते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं, 5 एग्जाम्स के साथ मुझे एक एडिशनल कोर्स पास करना था। वो ओके। एग्जाम नहीं था, दैट इज जस्ट अ कोर्स, लीगल राइटिंग एंड रिसर्च। ओके। तो दिव्या, ये जो ओके, पेपर्स ये होते एक, हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होता है? हाँ, मैं वही बता रही थी कि जो 5 एग्जाम्स मैंने दिए थे वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं। ओके। और ये जो LRW, लीगल रिसर्च एंड राइटिंग का जो कोर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी अराउंड 3 इयर्स पहले से ही स्टार्ट हुआ है। इट्स ओके। जस्ट अ न्यू मॉडिफिकेशन है ये, ओके। कि ये हर किसी को मैंडेटरी देना है, चाहे आपको 5 एग्जाम्स असाइन हो या 8 हो, 11, 12 जितने भी हो। LRW का कोर्स एडिशनल है। तो एग्जाम्स वर सब्जेक्टिव। ये कोर्स 2 असेसमेंट्स में डिवाइड है, और ये हर साल इनके कुछ अपडेट्स होते रहते हैं ओके। कोर्स को लेके। तो ये है, सब्जेक्टिव है बेसिकली, टू सब्जेक्टिव आंसर से। योर क्वेश्चन। तो दिव्या, यहाँ पे क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी होता है कि इतने नंबर्स आपको लाने ही लाने हैं इफ़ यू नीड टू क्वालिफाई, यस, या कुछ मेरिट्स वगैरह बनती वन हैं? हैज टू एक्वायर एटलीस्ट 50%। 50%। 100 मार्क्स का एवरी एग्जाम होता है, ओके। और उसमें से 50% इज मैंडेटरी, तभी हम पास माने जाएंगे। ओके। 50 से चाहे कम 49, 48 हो, दैट्स जस्ट अ फेल। ओके। तो आपने जो एक सब्जेक्ट का नाम बताया, दैट इज कॉल्ड लीगल रिसर्च, तो क्या ये भी क्वालिफाइंग होता है, या इसमें कोई मिनिमम बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया गया है? इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे एग्जाम में हमें 50% चाहिए, 50 आ गए, 51 आ गया, एंड वी आर डन विद इट, ऐसा नहीं है। इसमें हम इसमें असाइनमेंट्स होते हैं। ओके। मेरे टाइम पे मुझे 4 असाइनमेंट्स देने थे, 2 तो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स थे, 2 को उन्होंने असेस किया, जो भी इन्विजिलेटर्स थे। ओके। तो वो उसको असेस करते हैं, अगर हमारी उनके अकॉर्डिंग हमने असाइनमेंट्स प्रिपेयर किए हैं तो वो हमें पास कर देते हैं, एंड इट्स जस्ट अ रिजल्ट। ओके। कोई मार्क्स का नहीं इसमें क्राइटेरिया, अच्छा। बस वो वहां से रिजल्ट आता है दैट यू हैव पास दिस कोर्स और यू हैव नॉट। ओके। तो दिव्या, ये बताओ यार कि मतलब आम तौर पे जब आप एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो क्या एग्ज़ाम देने के लिए दैट एप्लीकेंट विल हैव टू गो टू कनाडा, और क्या वो इंडिया में बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकता है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पहले बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ हमें एग्जाम देने के लिए कनाडा जाना पड़ेगा, और जो लोग सोचते थे कि हम यहाँ हैं, हम नहीं दे सकते बिल्कुल। जब तक हम वहाँ नहीं जाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल ऑल ऑफ यू कि आप ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी बैठ के एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप ओके। एंड अ गुड स्पीड वाईफाई, नहीं, दैट्स यू इट। मीन टू से दैट कहीं पे भी बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो, तो क्या एक व्यक्ति अपने घर पे भी बैठ के एग्ज़ाम दे सकता है, या इनके स्पेसिफिक यस सेंटर्स रवि, होते इन हैं? या नो नो, इनफैक्ट मैं कनाडा में रह के भी मैंने अपने घर से ही ऑनलाइन एग्जाम्स दिए। ये ऑनलाइन है, और कोविड से पहले ये ऑफलाइन थे, तो पर्टिकुलर सेंटर्स होते थे। जैसे यहाँ पे भी मुझे याद है, मैं जब इसके बारे में प्लान कर रही थी एनसी के बारे में, तो दिल्ली में सेंटर था। ओके। तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे हरियाणा यहाँ से मतलब दिल्ली जाना होगा एग्जाम्स देने हाँ के हाँ। लिए, बट कोविड के बाद ये कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है। अब कहीं पे भी बैठ के, इवन आप अपने बेडरूम में बैठ के भी एग्जाम दे सकते हो। अच्छा बट ये दिव्या। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है इसका। अच्छा दिव्या, ऑन अ लाइटर मोड, बिकॉज कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होते हैं, और कैसे उसकी कॉपी लिखी जाती है, या उसकी कॉपी कैसे सबमिट होती है, ये मैंने भी बहुत देखा। बिकॉज मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुछ डिग्रीज़ को या अपने कुछ कोर्सेज को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड कंप्लीट किया है। तो मेरा ये कहना है कि क्या थोड़ी बहुत चीटिंग चल सकती है विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ अदर सोशल मीडिया? क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है?
you're asking this question in a public platform, but ऐसा नहीं है रवि, टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट, इसमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम थोड़ा भी मतलब चीटिंग का कोई स्कोप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन दो ये एग्जाम्स आप घर पे दे सकते हो, ऑनलाइन है, बट ये मैं जैसे बता रही थी आपको, इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। मैं जैसे अपना बताऊं तो आई हैड टू एक रूम में जहां मैं अपना एग्जाम अपना देने का मैं प्लान कर रही हूँ, ओके वहां पर एक तो कुछ भी मतलब एज सच नहीं होना चाहिए। नॉट इवन ब्लैंकेट्स आर ओके अलाउड। जैसे हम कभी बेडरूम में बैठते हैं तो ब्लैंकेट्स होते हैं हाँ या हाँ बेडशीट ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूम हैज टू बी नीट एंड टाइडी, ओके ठीक है। एंड देन जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है तो 15 मिनट्स पहले जो प्रॉक्टर हैं, हाँ हाँ प्रॉक्टर वी कॉल देम प्रॉक्टर्स, ओके तो वो आपका 360 डिग्री एंगल पे पूरा रूम चेक व्यू करते हैं करते हैं। अच्छा अच्छा यस, तो उसके जब वो व्यू करेंगे, वंस दे आर सेटिस्फाइड, तभी वो आपको आगे अलाउ करेंगे। अच्छा समटाइम्स मतलब मेरा जब मैं तो टेबल चेयर पे, जैसे मतलब मैं बैठी थी चेयर पे, हम्म तो उनको लगा कि शायद टेबल के नीचे कुछ है। एंड देन इवन आफ्टर 360 डिग्री का जब मैंने अपने रूम का व्यू दिया, तब भी उन्होंने कहा कि आप मुझे टेबल के नीचे भी अच्छा अपना कैमरा करके दिखाओ कि भाई क्या है। एंड देन उन्होंने मुझे कहा अपना रूफ दिखाओ, जो हमारी हम्म सील रूम की। तो वो सारा उनको, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो अलाउ नहीं करते एग्जाम। तो एक वो है, जब उनको रूम दिखा दिया, वंस द पर्सन इज सेटिस्फाइड, तो फिर वो हमें बोलेंगे, जैसे मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, लैपटॉप का कैमरा ऑन है, ओके दे आर जस्ट मूविंग माई आईज कि मेरी आंखें इधर उधर ज्यादा नहीं जा रही। एंड देन एक कैमरा मुझे अपने पीछे लगाना है अच्छा जिससे स्क्रीन दिखे। स्क्रीन दिखे तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें चांस नहीं होता। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज, मेरे केस में जो मुझे लगा था, 3 आवर्स का एग्जाम है, हम्म 100 मार्क्स का एग्जाम है। हमें लगता है कि भाई नहीं हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप जब बैठते हैं और वो क्लॉक जो है, टाइम स्टार्ट हो जाता है एकदम चलना, तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मतलब अच्छा मुझे तो ऐसा फील होता था। तो दिव्या ये बताइए कि आमतौर पे जो एग्ज़ाम होता है क्या वो विद द हेल्प ऑफ पेन और कॉपी लिखा जाता है या ऑनलाइन होता है, यू नीड टू टाइप? ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिर्फ है। ऑनलाइन। तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक व्यक्ति के पास टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई प्रिपेयर करना चाह रहा है, कोई प्लान करना चाह रहा है, तो इट्स जस्ट अ सजेशन ऑफ माइंड कि पहले अपनी टाइपिंग स्पीड टाइपिंग पे स्पीड थोड़ा फोकस करो। दैट मीन्स अगर कोई एवरेज व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी स्पीड होनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम मेरी तरफ से सही गया है। लगभग कितनी स्पीड होनी चाहिए एवरेजली? हम ऑन एन एवरेज, मतलब आई कांट से, बट मेरी जैसे 50 वर्ड्स पर मिनट है अच्छा कंफर्टेबली, ओके तो भी मतलब मेरा एग्जाम में प्रेशर बना रहता था कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है एग्जाम। इनफैक्ट मेरे 2 एग्जाम्स में तो मैंने एक क्वेश्चन, मतलब लास्ट का क्वेश्चन, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई थी। अच्छा दिव्या अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में जो कैटेगरीज होती है क्या वो वैसी होती है जैसे इंडिया में है, शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग, या ओके, क्या नो, होता है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, आई लव टू आंसर दिस। इसमें क्या है, जो मैंने एक चीज़ देखी है कि हम जैसे इंडिया में एग्जाम्स लिखते हैं, इवन दो हमारा भी कॉमन लॉ है, हम्म, कनाडा का भी कॉमन लॉ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना जी चाहिए, बट आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मैंने पर्सनली फील किया है, जैसे मैंने अपने एलएलबी में एग्जाम्स दिए, एलएलएम में एग्जाम्स दिए, दोज वर वेरी सिंपल। आज मुझे लगता है वो इतना चैलेंजिंग पार्ट नहीं नहीं था था आंसर करना, बिकॉज वो मोस्टली आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। वो बिल्कुल हमारा लॉ चेक करते हैं कि हमें लॉ कितना आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा में दे चेक योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ योर ओके माइंड, कि आपको अगर एक सिचुएशन दी है तो उसमें आपको लॉ को अप्लाई कैसे करना है, एनालिसिस। दे फोकस मोर ऑन एनालिसिस। तो राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग इट्स वेरी डिफरेंट। अगर कोई अटेम्प्ट करने की सोच रहा है तो आई विल जस्ट एडवाइज देम कि पहले आप अपनी रिसर्च करो कि आंसर लिखते कैसे हैं। ओके स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी क्रूशियल। इवन दो आपको पूरा ए टू जी आता है एक सब्जेक्ट का, अगर आपको वो स्टाइल नहीं आता तो फिर फेल हो। तो दिव्या जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स होते हैं एलएलबी के वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, केस लॉ पूरा का पूरा पूछ लेते हैं कि केस लॉ के बेस पे सवाल होते हैं, तो इक्विवेलेंट टू कैनेडियन स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। और जो आपने बात की है फॉर्मेट की स्टाइल की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी पैराग्राफ्स होते होंगे, यहाँ पे भी आप पॉइंट वाइज लिखते होंगे एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि जिस लैंग्वेज में लिखा गया था क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज थी या कैनेडियन लैंग्वेज थी? कनाडा में रवि, देर आर 2 लैंग्वेजेस जो उनकी मेन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके तो वो एनरोल करने से पहले दे आस्क यू, जब आप रजिस्टर करते हो एग्जाम, तो दे आस्क यू कि आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है। तो आइदर ऑफ देम इज एक्सेप्टेबल। ओके तो दिव्या टू कट अ लॉन्ग शॉर्ट, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपको कनाडा शिफ्ट होना है ऑन द बेसिस ऑफ पीआर।
उसके बाद सोचा कि चलो कनाडा शिफ्ट होंगी तो मैं करूँगी क्या। देन यू डिसाइडेड कि नहीं यार, आई हैव द डिग्री ऑफ लॉ, आई हैव द डिग्री ऑफ LLM, मैं इसको यूटिलाइज करूँगी। आफ्टर दैट यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ द कैनेडियन कोर्स सब्जेक्ट, दैट इज़ 5 to 8 मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली। वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपकी फ्रेंच भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस वहाँ पे दे रहे हैं। अब मेरा सिंपल सा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग जब LLB करते थे या LLM करते थे तो मार्केट में दुक्की आती थी अशोक कुमार जैन की या अशोक सिंघल की, जहाँ पे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम दे दिया, ठीक है। तो जब आप कैनेडियन कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो क्या इसकी भी कोई दुक्की वगैरह मार्केट में अवेलेबल है कि चलो ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस इसी को रट लेते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, या आपको पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत है? मतलब ऐसे एक मन में सवाल है, पहले सोचा कि चलो पूछ लेते हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले मैं रवि ये बता दूं कि मैंने पहले अपना रिसर्च जाने से पहले ये किया था कि मैं लॉ को आगे कैसे परस्यू कर सकती हूँ रादर देन पीआर। पीआर मेरा सेकेंडरी था। अच्छा। मेरा प्राइम फोकस था मैं अपने करियर को कैसे करियर वहां को। पे स्टार्ट कर सकती हूँ। जस्ट टू करेक्ट यू, ओके। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वहां पर ऐसा है ना कि जैसे यहाँ तो ट्यूटर्स मिलती हैं, हाँ। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चले जाओ, देयर आर लोड्स ऑफ ट्यूटरिंग सेंटर्स, राइट, ओके। ट्यूशन सेंटर्स, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज एनसीए जो एग्जाम्स आपको कह रहा है देने के लिए वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ओके। कोई इसका ऐसे लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन रूल्स नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ो या ये स्टडी मटेरियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन हैज़ टू स्टडी ऑन हिज ओन। देर आर वेरी फ्यू ट्यूटर्स वहाँ पर, प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जो ये क्लासेस देते हैं एंड देन दे प्रोवाइड नोट्स। ओके। तो आई वुड से कि अगर आप कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो रादर देन गोइंग फॉर ऑल दोज गाइड्स, ओके। गाइड्स हर जगह है, सैम्पल क्वेश्चंस वो सारे प्राइवेट ट्यूटर्स अपना अरेंज करते हैं, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है उसका। ठीक है। तो वो हम जो पढ़ते हैं वो हमारी रिस्क, अपनी रिस्क पे होता है। ओके। कि मैं अगर सिर्फ टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ के जा रही हूँ तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, आएंगे अनलेस एंड नहीं। अनटिल मुझे लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं पता होगी, मैं कोई भी आंसर नहीं लिख सकती। ओके। तो ये सब एकदम वेस्ट है। तो दिव्या, क्या जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होता है क्या वाकई में ये डिफिकल्ट होता है या मॉडरेट होता है या सिंपल होता है या मिक्स होता है, क्या होता है एग्जाम का पैटर्न? ये रवि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को इजी भी लगता है, किसी को बहुत चैलेंजिंग एग्जाम्स लगते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स। मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पर ये हमारी जो हमारा डेली का रूटीन है, जो हमारी वहाँ पे लाइफ है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अब मेजरली वहाँ पे जो भी ऐसे हमारे तरह न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं, वो पूरी फैमिली तो जाती नहीं है, बिल्कुल। या तो एज अ स्टूडेंट कोई जाता है या एज अ ऑन वर्क वीज़ा जाता है या स्पाउस हस्बैंड वाइफ जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट होता है अपना सर्वाइवल। ओके। एग्जाम ठीक है माइंड में, जो मैं अपना मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जाम माइंड में है, मुझे पता है दिस इज माय एम, मुझे वहाँ प्रैक्टिस करनी है, बट हमारा सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त। अच्छा। और उसके लिए हमें जॉब करनी है, बिल्कुल। क्योंकि आपको पैसा चाहिए बिल्कुल। पहले तो एग्जाम के, बिकॉज एंड यस टू ऐड ऑन इट, ये एग्जाम्स इतने इजी नहीं हो, वो इतने आई वुड से इतने इकोनॉमिकली चीप नहीं होते, दीज आर एक्चुअली एक्सपेंसिव हाउ एग्जाम्स। मच, तो हम कितना? एनरोलमेंट के लिए जब आप एग्जाम्स के लिए एनरोल करते हो, जब ट्रांसक्रिप्ट भेजते हो, तो समवेयर अराउंड 400 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं अब दिव्या, रजिस्ट्रेशन। क्या इसको इंडियन रुपीस के साथ कैलकुलेट करके बताओगी, क्योंकि इंटू ऑन एन एवरेज 60 करो, 400 इंटू 60 तकरीबन 2400 रुपए, 60 गुणे 400, 2400 या 24,000? हजार। हजार। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ कैनेडियन कितने रुपीस? 400 कैनेडियन डॉलर्स। 400 कैनेडियन डॉलर्स। ओके। और इंडिया के इंटू हिसाब से अभी आई थिंक 24,000। 61 का रेट चल रहा है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम 60 लगा के भी चले, क्योंकि समटाइम्स 59 हो जाता है, 60 61, तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है। सिर्फ 24,000 यू नीड टू पे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन फीस। फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर Okay. आपकी जब ट्रांसक्रिप्ट इवेल्युएट होंगी, दे गिव यू एग्जाम, सब जैसे मुझे 5 एग्जाम्स दिए थे, देन आई हैड टू पे 400 पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट, दैट मींस 20,000 यहाँ भी चले गए। 400 पर सब्जेक्ट। अच्छा, 2000 ठीक है। नो नो, नॉट 2000, $400। 400 तो वही आप डॉलर। 24,000 पर एग्जाम लगाओ। ओके ओके। या तो 24। ये चीज है। और इनफैक्ट और इनका ऑनेस्टली बताऊं, एनसीए का टाइम टू टाइम अपने रूल्स चेंज होते हैं, तो 2 एग्जाम्स में मुझे $470 भी देने पड़े थे, अच्छा। जस्ट टू गिव यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दीज एग्जाम्स आर नॉट चीप, एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमें ये लगता है कि पहले हम थोड़ा अर्न कर लें, जो मेरे केस में था, मुझे था पहले मैं थोड़ा अर्न करूं, मैं अपने अर्निंग से जितना मैं डॉलर्स में अर्न कर रही हूँ वही डॉलर्स में यहाँ लगाऊं।
अच्छा। एग्जाम्स में। हम्म। तो इसलिए क्या होता है, फिर आपको फुल टाइम जॉब करनी होती है जो बिल्कुल। 8 आवर्स की होती है, प्लस हम्म। वहाँ पे हाउस हेल्प्स नहीं है, अच्छा। आपको अपना घर पूरा खुद से मैनेज करना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल से। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज में ये एग्जाम्स थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम डिवोट करना इतना इजी नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वुड से, अगर आप इंडिया में हो, अपनी पीआर का वेट कर रहे हो, अपने वीजा का वेट कर रहे हो, और आपको पता है कि मेरा वीजा शॉर्ट शॉर्ट आएगा, हम्म। लाइक होता है ना, समटाइम्स हमें पता होता है कि भाई इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में रहकर अगर आप एग्जाम्स दो तो वो ज्यादा इजी लगेंगे आपको, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हमें करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना है और फीस फैमिली देनी है। होती है, हाउस हेल्प्स होते हैं, इतना अर्निंग का प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हर किसी के पर्सनल लाइफ के सिनेरियो पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्या यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि जितना सोना जो एक्वायर किया था, मुझे लग रहा कि इतनी मेहनत से भारत से सोना लिया और पूरा का पूरा सोना दे दिया कनाडा को। नहीं, ऐसा नहीं है रवि, मेरे को कोई इतना सोना नहीं मिला। अच्छा। सिर्फ 2 मेडल्स मिले हैं, हम्म। और वो भी मेरी मम्मी के पास है, अच्छा, आंटी के मेरे पास पास है। नहीं है। तो मैं कनाडा कुछ नहीं लेके गई। अच्छा, तो दिव्या लेट सपोज एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कनाडा में? ओके, सो जैसे हमें, मैंने मेरे केस में 5 एग्जाम्स मैंने जब क्लियर किए, ठीक तो है। एनसीए ने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भेजा, एंड देन ओके। दे आस्क मी कि मुझे अब कौन सी प्रोविंस में प्रैक्टिस करनी है, मेरा क्या दिव्या, प्लान है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोविंस, मतलब कनाडा में क्या ओके, कुछ जैसे अलग सिस्टम है? इंडिया में जैसे स्टेट्स होते हैं, हम हाँ। वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं ओके। स्टेट्स की जगह पे। तो देयर आर लाइक ऑन्टेरियो, एल्बर्टा, ओके। ब्रिटिश कोलंबिया, ये सारी प्रोविंसेस इंडिया हैं। में स्टेट्स है, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में इस कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में जैसे आपने मेंशन किया था कि इंडिया में अगर आप एक जगह आपने लाइसेंस लिया, फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो आपके लिए यूपी में, कहीं बिहार भी में, साउथ इंडिया में इतना डिफिकल्ट नहीं होता नहीं है। प्रैक्टिस करना। आप अपने उसी लाइसेंस के बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस वहाँ कर पे सकते हैं, थोड़ा आप सा, आर्ग्यू कर सकते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे एक लोकल काउंसिल की जरूरत होती है रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ द यस, वकालतनामा एंड गेटिंग द अपडेट फ्रॉम द कंसर्न बार। यस, तो वहाँ पे ऐसा वहाँ क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे अगर आप एक प्रोविंस में आपने लाइसेंस लिया है, ओके। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप दूसरे प्रोविंस में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सको विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स। हर प्रोविंस के अपने डिफरेंट रूल्स हैं, ओके। तो हम उन रूल्स को फॉलो करके ही आप प्रैक्टिस कर सकते मतलब हो। और दिव्या। वहाँ पे ना रवि, बात हाँ। ये है कि प्रोविंसेस वैसे भी बहुत दूर दूर है। ओके। तो मैंने तो नहीं देखा, खैर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी वहाँ गए हुए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई एक प्रोविंस में आज अपना केस अटेंड करके आया एंड देन नेक्स्ट वीक वो कहीं और जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी रेयर, बिकॉज वो बहुत दूर दूर है। आपको एक प्रोविंस से जाने में भी 2 to 3 आवर्स ऑन फ्लाइट लग जाते हैं। ओके। तो ये इतना इकोनॉमिकल भी नहीं है, एंड पीपल डू नॉट प्रेफर ऑल्सो। फिर भी दिव्या सपोज करो कि आपका जो क्लाइंट है आपका ट्रैवल एक्सपेंस दे रहा है, आपको सारी फीस पे कर रहा है, तो क्या दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दिव्या इवन दो कि यू हैव रजिस्टर्ड इन वन प्रोविंस डिस्पाइट ऑफ दैट आप किसी दूसरे प्रोविंस में जाके आर्ग्यू कर लो, भाई ठीक है दूसरे प्रोविंस में फाइल करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको एक लोकल काउंसिल की जरूरत पड़ेगी, बट आर्ग्यू तो आप जाके कर ही सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो? मेरा एक सिंपल सा नहीं, सवाल है। ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसे केसेस में जो लॉयर्स हैं वो अपने कलीग्स को या किसी और लॉयर को पास ऑन कर देते पास हैं ऑन कर यूजुअल देते हैं, केसेस ओके में। ओके ओके। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी सिचुएशन है, जो मुझे इतना डेप्थ में भी नहीं पता, बिकॉज मैं अभी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट नहीं की। बट अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, तो अगर किसी ने एनसीए क्वालिफाई किया, तो वो स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कौन सी प्रोविंस में प्रैक्टिस करनी है। तो उस प्रोविंस का अपना डिफरेंट रूल है। जैसे मैंने अल्बर्टा में करनी है अल्बर्टा, प्रैक्टिस, ओके। तो यहाँ पर इन एग्जाम्स के बाद कोई बार एग्जाम नहीं है। ओके। यहाँ पे इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप को हम कैनेडियन लैंग्वेज में आर्टिकलिंग बोलते हैं। तो मुझे आर्टिकलिंग करनी है किसी लॉयर के अंडर, सीनियर लॉयर के अंडर, या रजिस्टर्ड लॉ फर्म के अंडर। वहाँ पे मुझे अप्रॉक्स 12 मंथ्स की 12 मंथ्स आर्टिकलिंग करनी करनी है। है, विच इज एन इंटर्नशिप, यस। अच्छा, तो जैसे मुझे वहाँ पे बार एग्जाम नहीं देना, दिव्या, यस। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिशनर को एडवोकेट बोलते हैं, तो वहाँ पे भी क्या एडवोकेट वर्ड यूज़ किया जाता है, कोई और टर्म यूज़ किया जाता वहाँ है? पे एडवोकेट नहीं बोलते, उधर जनरल सेंस में लॉयर बोलते हैं, लॉयर। अदरवाइज सॉलिसिटर एंड बैरिस्टर। यही मैं सॉलिसिटर एंड आपको बताना चाह रही थी। जैसे ऑन्टारियो इज अ प्रोविंस ओवर ओके। देयर, वहाँ पर क्या है कि जैसे एनसीए का सर्टिफिकेट आ गया, आफ्टर दैट अ पर्सन हैज टू अपीयर फॉर बार एग्जाम, जो एक एग्जाम सॉलिसिटर का होता है एंड एक एग्जाम बैरिस्टर का बैरिस्टर का होता होता है। है। तो उस प्रोविंस में ये डिफरेंट रूल है। ओके। दैट मीन्स जो कनाडा के बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, तो कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं एंड दे कंडक्ट यूजुअली द एग्जाम्स रिगार्डिंग द बैरिस्टर एज वेल एज द सॉलिसिटर्स,
बट जो सॉलिसिटर, अदर यस। प्रोविंसेस है वहाँ पे सिर्फ आपको इंटर्नशिप करनी है 12 मंथ्स की किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में या लॉ फर्म के अंडर में। वहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम का प्रावधान नहीं है, बट ये वैरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। एम आई राइट? यस, ओके। यस, राइट। तो दिव्या ये बताइए कि जैसे वहाँ पे हाई कोर्ट्स भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है क्या? यस, वहाँ पर प्रोविंशियल कोर्ट्स बोलते हैं हम, उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कोर्ट का को? भी थोड़ा-सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा। ये अगर हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा, बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ, जैसे इधर लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हाँ। बोलते हैं, वहाँ हम ये नहीं बोलते, उधर प्रोविंशियल कोर्ट्स बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? एंड कैसे हाई यहाँ पे कोर्ट नहीं, वहाँ पर सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं, सुपीरियर कोर्ट्स एंड होते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली होता ही है। होता ही होता है। सुपीरियर कोर्ट्स हर प्रोविंस में होते हैं, प्रोविंशियल कोर्ट ऑब्वियसली जो लोअर लेवल के कोर्ट्स होते हैं इन एवरी प्रोविंस, ओके। उसके बाद सुपीरियर कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो दिव्या लेट्स सपोज आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं पूरी कंप्लीट, ठीक है? आपका इंडिया से आपकी एलएलबी की डिग्री हो गई, वहाँ पे आपने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया, आपका 12 मंथ का इंटर्नशिप हो गया। उसके बाद नाउ यू आर एक्ट एज लाइक एन इंडिपेंडेंट काउंसल्स। आप एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, राइट? यस। अच्छा। तो ये बताओ दिव्या कि वहाँ पे फिर पीसीएसजे का एग्ज़ाम भी होता होगा, जैसे यूपी में इंडिया में होता है दिल्ली नहीं, जुडिशरी, यूपी की उधर जुडिशरी। जुडिशरी का ऑनेस्टली मैंने बहुत बार ट्राई किया ये सर्च करने का, बिकॉज़ मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था, बट वहाँ पे जुडिशरी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता। जितना मेरे को अभी तक मेरी रिसर्च में पता चला है, हो सकता है कोई डिफरेंट पाथ पे भी हो, बट जितना मुझे पता चला, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस और आप ओके। जो अप्लाई कर दो। जो हमारी एप्लीकेशन होती है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या केसेस हमने नोटेबल करे हैं अपनी लाइफ में, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। मैंने सेंट्रलाइज्ड एग्जाम के बारे में नहीं सुना वहाँ। अच्छा। तो दिव्या जैसे इंडिया में होता है, अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे यूजुअली एलिवेट टू द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आई थिंक सेम पैटर्न कनाडा का भी होगा, वहाँ पे कोई ऐसा स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होता होगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, इंटरव्यू। इंटरव्यू। यस, तो यस। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, जैसे इंडिया में है कि अगर आपको हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देना है तो एटलीस्ट यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम 7 years, यू शुड हैव इनरोल्ड, आपके पास 30 केसेस होने चाहिए 3 साल के अंदर अंदर। तो आई थिंक वहाँ भी ऐसा कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। आई थिंक डायरेक्टली कोई एग्जाम लोअर जुडिशरी का नहीं होता होगा। राइट। और वैसे भी दिव्या ये हमारा कोई आखिरी पॉडकास्ट तो है नहीं आपके साथ, जाहिर सी बात है अभी और भी बहुत सारे मुद्दों पे मुलाकात होगी, क्योंकि दिव्या टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आज दोपहर में डिसाइड हुआ कि नहीं इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा कन्वर्सेशन को कंडक्ट करना है, तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, बट रियरली शायद ही मुझे कोई ऐसा यूट्यूब शायद नहीं मिला या मैं फाइंड आउट नहीं कर सका जहाँ पे ये सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी एग्जैक्टली मुझे कन्वे की जाए। अच्छा दिव्या, वहाँ पे कोर्ट की क्या टाइमिंग्स होती है, सुबह से शाम तक या कुछ ऐसा कुछ होता है? वहाँ पर नॉर्मल टाइमिंग्स है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, 5 आवर्स 5 डेज पर वीक है, 5 days रादर per week? देन जैसे इंडिया में तो 6 डे भी चल जाता है कोर्ट में भी हाँ हाँ। सैटरडेज में। वहाँ 5 डेज पर वीक है। लेट मी एडमिट, वहाँ पीपल आर सो प्रोफेशनल रवि, लाइक अगर आपके नॉट ओनली इन लीगल इंडस्ट्री बट कहीं पे भी, कि अगर आपकी 9 to 5 जॉब है तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस टाइमिंग। ओके। 5 बजे के बाद 5:15 नहीं होने देते कि भाई 5:15 भी एक ऑफिस का कॉल आ रहा है या क्लाइंट का कॉल आ रहा है। पीपल आर सो प्रोफेशनल। और वहाँ मैंने जो देखा, जैसे हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म है ब्लैक एंड वाइट हाँ। की, वहाँ ऐसी कोई यूनिफॉर्म नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा फनी रहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम कोर्ट गई थी वहाँ पे मुझे कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिखा। तो आई वाज लाइक कि ये सारे फॉर्मल्स में तो घूम रहे हैं बट ब्लैक एंड वाइट में कोई नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो लॉयर हियर। देन ओके। आई केम टू नो कि ये सारे लॉयर्स ही हैं, बट वहाँ ऐसे कोई सेट यूनिफॉर्म का और जो कलर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनका भी कोई ड्रेस कोड होता है कि वो भी फॉर्मल्स में होते हैं? उनको तो मैंने जजेस? ब्लैक नहीं देखा। नहीं, फॉर्मल्स आर मैंडेटरी बट हाँ। कलर कोड ऐसा नहीं है। तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनका ड्रेस कोड जजेस है? को तो हाँ, जजेस को मोस्ट ऑफ देम मैंने ब्लैक ही देखा, बट मैं लॉयर्स की बात कर रही हूँ। मुझे हाँ। ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट में, और जो कोर्ट के जैसे इंडिया में तो फिर भी बाहर भी आपको मिल जाते हैं, एक कोर्ट का अलग एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर कोर्ट रूम्स में एनवायरनमेंट हमें दिखता है जब कोई हियरिंग चल रही होती है। अदरवाइज बाहर लाइक बिल्डिंग में इट्स प्रीटी कैजुअल, ऐसा लगता है लाइक हम कोई एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में वी आर जस्ट हम आए हैं। ओके ओके। और वहाँ पे जो आर्गुमेंट्स होता है वो हाइब्रिड मोड पे होता है या ऑफलाइन मोड पे, मतलब डायस पे दोनों काउंसल्स आपस में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या ऑनलाइन हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड? हाइब्रिड है। इफ अ विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ कोर्ट तो वो ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस मार्क कर सकता है, और ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन भी तो कर इट्स सकते इट्स हैं और बोथ। जजमेंट्स या, फिर अपलोड हो जाते होंगे वेबसाइट्स के ऊपर? यस, ओके। यस। तो दिव्या ये बताइए कि ये जो आमतौर पे जो प्रोसीजर है, या क्या कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है कि उसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? जैसे लेट्स लाइक सपोज कि फॉर लेट्स आप पूरा सवाल सपोज की करिए, यू हैव डिसाइडेड कि यार मुझे कनाडा में प्रैक्टिस करनी, ठीक है?
अब आपने कनाडा के हिसाब से जो भी प्रोसीजरल लॉ थे आपने उसका एग्ज़ाम दे दिया, एनसीए का सर्टिफिकेट आ गया, 12 मंथ की इंटर्नशिप हो गई। अब सवाल आता है कि वहाँ पे आप रहोगे कैसे, उसका क्या स्टेटस है? ऐसा तो नहीं कि फिर कोई सैन्य विमान हमको देखने को मिल रहा है कि दिव्या वहाँ से बाहर निकल रही है कि चलो इसको हरियाणा में डाल दो, इसको दिल्ली में डाल दो, तो वहाँ पे स्टे का क्या प्रोसीजर है? ओके रवि, तो दिस थिंग हमारा जो एनसीए का प्रोसेस है, वहाँ पर जो हमारी लीगल जर्नी है अपनी प्रैक्टिस, अपने करियर को लेके, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद हमारा वीज़ा। वीज़ा इज़ टोटली डिफरेंट। जैसे मैंने अपना बताया, मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा लॉ का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, चाहे मैं आईटी से हूँ, चाहे मैं हेल्थ केयर से हूँ, एवरीथिंग इज सेम फॉर दैट वीज़ा। तो जो भी इंसान वहाँ जाके प्रैक्टिस करने की सोच रहा है, जिसको लगता है कि हमें एक और करियर में एक्सपोजर चाहिए, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा कि आपने वीज़ा कौन सा लगाना है, वीज़ा कौन सा लगाना है? इमिग्रेशन आप वहाँ पे जाओगे कैसे। यहाँ पे हमारा एनसीए हो गया, सारा कुछ हो गया, मैं यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिल गया, बट मेरे पास वीज़ा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी इतने लाखों लगा के? बिल्कुल बिल्कुल। इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो वो एवरी पर्सन हैज़ टू थिंक अबाउट इट कि जाना कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को जब मैं सोच रही थी कि मुझे बाहर जाना है, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी। Okay. मेरा यूके मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, टू बी ऑनेस्ट, बट वहाँ पर ठीक है लॉ भी हो जाता, बट वहाँ पे वीज़ा की प्रॉब्लम थी, वीज़ा की प्रॉब्लम थी। जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। अच्छा। देन आई केम टू नो अबाउट पीआर पाथवे टू कनाडा, Okay. जो अब मुझे लॉ का भी मैंने रिसर्च किया कि मेरा करियर वाइज मैं ऐसे चल सकती हूँ, यहाँ मुझे पीआर भी मिल रही है। PR तो ये दोनों पैरेलल चली चीज़ें। मैं चाहती तो पहले मैं पीआर लेके फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करती, Exactly. बट मैंने पैरेलल चला बिकॉज आई न्यू कि मुझे वीज़ा मिलेगा, और जब मुझे वीज़ा मिल गया, आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट देयर, तो मैं वापस आने का, डिपोर्ट होने का, देयर इज नो चांस। Okay. एंड लेट मी टेल यू, विद इन फ्यू मंथ्स आई एम एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑल्सो, तो फिर वापस आने का तो कोई चांस नहीं है। Okay. या तो दिव्या, जैसा कि यहाँ पे हम प्रोसीजर लॉ जो पढ़ते हैं लाइक सीआरपीसी हो गया, वहाँ पे समन्स, वारंट, प्रोक्लेमेशन, बेल एंड ऑल दैट, तो जो कैनेडियन प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ है, क्या वहाँ पे भी लगभग यही प्रोसीजर या पैटर्न आपको देखने को मिलता है? थोड़ा बहुत तो देखिए ऊपर नीचे होगा। देखिए, ऑफेंसेस तो आई गेस सारे वर्ल्ड में मोर और लेस सेम ही Same होते ही है। हैं, मैं ऑफेंसेस प्रोसेस सेम की बात है, कर रहा हूँ, प्रोसीजर की बात सिर्फ कर रहा हूँ। प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और टर्मिनोलॉजी आई वुड से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, वहाँ पर हम क्राउन काउंसिल बोलते क्राउन हैं। काउंसिल्स बोलते हैं। ओके। यस, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें पढ़ना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जस्ट हमने क्रैम की चीज़ें जाके हमने लिख दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट है। ओके। अच्छा दिव्या, एक बात और, जैसे कि इंडिया में जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इंग्लिश, ठीक है? बट द पर्सन वो अपनी मातृभाषा में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। बिकॉज आई डू प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में भी अपनी बात को रख सकते हैं, हिंदी में भी रख सकते हैं, दोनों मिक्स में भी रख सकते हैं, एंड द जजेस दे आर वेरी मच सपोर्टिव। तो अगर हम कैनेडियन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी एक जो काउंसिल्स है वो एक लोकल लैंग्वेज में अपनी बात को रख सकता है, या उसको सिर्फ Yes, कोर्ट की of लैंग्वेज को ही course. फॉलो करना होगा? No. It's complete freedom for every person कि जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो उसमें बोल सकते हैं, if that person does not know English or French. फ्रेंच। चलो Yes. अगर मान लो मैं अपना एग्जांपल लूँ, इफ़ आई केम टू कनाडा और मैं चाहूँ कि दिव्या आई एम विलिंग टू आर्ग्यू दिस मैटर, और मेरी इंग्लिश कितनी ज़्यादा अच्छी है, यू नो दैट वेरी वेल, तो क्या मैं हिंदी में अपनी बात को रख सकता हूँ वहाँ पे? ऐसा होता है ना रवि, जैसे इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, Okay. ठीक है, ये फ्री कंट्री है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि दैट इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश और फ्रेंच तो आप नहीं यहाँ पे प्रोसीड कर सकते। देर आर कोर्ट इंटरप्रेटर्स, ओके ओके। अदरवाइज या इंटरप्रेटर्स आपको हर जगह मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पर क्या है ना कि हर प्रोविंस की अपनी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश एंड फ्रेंच, जैसे मैंने बोला, यही दो मेन लैंग्वेजेस मेन हैं, लैंग्वेज बट है। देर आर सो मेनी इमिग्रेंट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ आ रहे हैं, बिकॉज कैनेडा इज़ अ वेलकमिंग कंट्री, Okay. सबका वेलकम करती है। तो उन लोगों के लिए अगर वो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं है तो इंटरप्रेटर्स होते हैं, अदरवाइज उनके लॉयर्स उनको असिस्ट Lawyers करते हैं। पीपल आर वेरी एडजस्टिंग देयर, ऐसा कुछ रिजिड नहीं है वो लोग। ओके। तो थैंक यू सो मच दिव्या। इसके अलावा कुछ और बताना चाहो कि जो शायद मैं पूछ नहीं पाया, या वहाँ तक मेरी सोच नहीं जा पाई? भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो वो पार्ट है जो अभी हमने देखा है, बट उसके पीछे की जो डिफ़िकल्टी थी कि लाइक अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया, कैसे मनाया एंड ऑल दैट, और फिर वहाँ तक का सफ़र, क्योंकि जो भी हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यू आर द सन ऑफ यशवर्धन रायचंद कि एरोप्लेन से उतरा, फिर हेलीकॉप्टर था, फिर हेलीकॉप्टर से सीधे कॉलेज गया, वहाँ पे बुगाटी आपके लिए खड़ी है।
तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती है। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दी थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से लाइक आई एंड माई हस्बैंड, हम लोग एडल्ट हैं तो हमें किसी को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था डिसीजन लेना, बट देन एवरीबडी नीड्स ग्रोथ, राइट? ओके। ऐसा तो अब आई वुड से कि ये गॉड का प्लान था रादर देन आर्स, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली होती गई। हमें इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े कि भाई लाइक अनलेस एंड अनटिल कोविड हैपेंड, हाँ। कोविड ना होता तो चीज़ें और स्मूथ होती। कोविड ने ही एक बस परेशान किया मुझे इस पूरी जर्नी में, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, एवरीथिंग वाज ऑन होल्ड, राइट? आगे कुछ नहीं बढ़ रहा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू हैव द विल पावर तो कोई भी चीज़ मुझे लगता है दुनिया में इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। एवरीथिंग टेक्स टाइम। टू कंक्लूड मैं यही सबको बोलना चाहूँगी, एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है एंड नेवर सरेंडर। ओके। अगर आप कुछ चाहते हो कहीं तक पहुंचना, इफ़ यू हैव एन एम, तो आप उसको बस कंसिस्टेंटली जस्ट ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, बाकी अपने आप सब हो जाता है। तो दिव्या, अगर एम की बात करें तो जैसा कि आपने बोला कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस तो यूके था, तो मैं क्या समझूं कि आने वाले समय में दिव्या मुझे यूके में भी देखने को मिल सकती है एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट? I do not know if God has other plans. Otherwise, I would love to visit UK. That's my first love in terms of countries. तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी. But Ravi, let me tell you, अब इस एज में आके like I have studied for so many years. तो अगर मुझे चांस भी मिले तो शायद मैं नहीं चाहूँगी किसी, नॉट ओनली यूके बट किसी भी कंट्री में दोबारा से स्टार्ट करना, बिकॉज कनाडा में भी मैंने एक तरह से दोबारा से स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं स्टार्ट तो नहीं करना चाहूँगी। बट हाँ, आई वुड लव टू विजिट यूके, और अगर मुझे फ्यूचर में पता चला कि कुछ ऐसा पाथवे है, क्योंकि कनाडा और यूके में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे हैव अ कॉमन प्रिंस, कॉमन किंग, क्वीन भी कॉमन थी, तो उनकी जो कॉमन सॉवरेनिटी है, तो उसकी वजह से अगर कुछ ऐसा पाथवे होता है कि हम कैनेडियन पीआर या कैनेडियन सिटीजन्स को कुछ बेनिफिट मिलता, तो आई वुड लव टू गो टू यूके एंड प्रैक्टिस देयर आल्सो। तो दिव्या, अभी तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी कैनेडियन प्रोसीजरल लॉज हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसेस एंड ऑल दैट, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम 1 या 2 सेशन हम और कंडक्ट करें आने वाले समय में, जहाँ पे कनाडा के जो ऑफेंसेस हैं उसको लेकर बात की जाए कि वहाँ पे क्या पनिशमेंट्स होती है, सिंपल, रिगरस, डेथ सेंटेंस का प्रावधान है कि नहीं है, अपील का प्रावधान है कि नहीं है, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं जो यूजुअली यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिलती है। और एक बात और जानना चाहूँगा कि सपोज़ करो आज मेरी दिल इच्छा है कि यार मैं कनाडा का कोई लॉ पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या इंडिया में कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से मुझे उसके बुक्स अवेलेबल हो सके या मैं पढ़ सकूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ अदर सोशल मीडिया साइट्स? ये रवि, यू आर आस्किंग अभी या तुम मुझे बता रहे हो कि हम नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में करेंगे? नहीं, सॉरी। मेरा ये कहना है कि नेक्स्ट कन्वर्सेशन हम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? मतलब मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोसीजरल लॉज ओके। हैं, क्या ऑफेंसेस हैं। बट जाहिर सी बात है दिव्या, अगर मैं वो पॉडकास्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी उसकी कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना, अदरवाइज फिर उस कन्वर्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नो नो, दैट्स फाइन, मतलब मैं अभी भी बता सकती हूँ इफ़ यू हैव अ टाइम, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी है। तो फिलहाल नहीं, तो बट हम उसको चाहेंगे दिव्या कि हम उसको एक सेपरेट पॉडकास्ट में लेकर आएँ, जहाँ पे कनाडा की जो प्रोसीजरल लॉज है, वहाँ का जो सब्सटेंटिव लॉ है इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसेस, उसको लेके आई एम रियली विलिंग टू डिस्कस इन डिटेल। ओके, या माय प्लेजर, एनी टाइम। और मैं दिव्या इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा डाउट है, तो जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो जाहिर सी बात है आप उसके कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, अपनी पूरी डिटेल और जिस टॉपिक के ऊपर आप कन्वर्सेशन को चाहते हैं आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिए। मैं और मेरी टीम उस चीज़ को लेकर पूरी कोशिश करेगी कि हम एक एक्सपर्टीज़ को लेकर आएँ और उसके बारे में ऐसे ही डाउन टू अर्थ बैठ के सारी बातों को करें, ताकि जो नॉर्मल लेमैन व्यक्ति भी है वो भी चीज़ों को स्मूथली वे में समझ सके। तो दिव्या, विधि शास्त्रम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि दिव्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इनिशिएटिव मैंने अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीने पहले ही लिया, जहाँ पे मैंने जो पर्सनली महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस की बात करें या आप एकेडमिक की बात करें, कि जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ें डिस्कशन का पार्ट होती तो चीज़ें आपको क्विकली समझ आ जाती है। तो अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो भी एकेडमिक की चीज़ें हों या प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ों को लेके चलें, तो वहाँ पे मेरी ये कोशिश है कि चीज़ों को एकदम नॉर्मलाइज वे में पेश किया जा सके, ताकि एक आम व्यक्ति भी चीज़ों की गंभीरता को और उसकी गहनता को अच्छे से चेक कर सके। तो व्हाट्स योर ओपिनियन? I will say, Ravi, first of all, I want to compliment on the name of your channel. इतना यूनिक तुमने नाम रखा है अपने चैनल का,
इट्स वेरी अपीलिंग। थैंक यू सो बहुत ही मच। प्यारा नाम है। एंड एज यू सेड कि 1 मंथ से स्टार्ट किया, मैंने भी कुछ तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, पॉडकास्ट सुना है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव तुमने लिया है। देयर आर अदर चैनल्स ऑल्सो, बट जो मुझे डिफरेंस लगा ना इस चैनल में और बाकी चैनल्स में, कि यहाँ पर थोड़ा अपनापन मुझे ज़्यादा लगा, द वे यू आस्क क्वेश्चंस। और जैसे तुम एकदम मतलब इतना प्रोफेशनल वे में नहीं जाके, बिकॉज प्रोफेशनल हमारे पास पॉडकास्ट बहुत सारे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एज अ व्यूअर मुझे प्रोफेशनल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं उस जोन से उसको देख रही हूँ। अदरवाइज बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हो सकती है। बिल्कुल एंड बिल्कुल। दैट्स एग्जैक्टली द वे यू आर डूइंग। जस्ट कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक्स लॉट फॉर ऑल योर विशेस। और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक्स।